नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हम दिसंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने वन लाइनर्स तक जितनी भी खबरें थी वो देख ली थी, यानी सभी हाइलाइट्स हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए G20 का शिखर सम्मेलन। तो G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये 19वां शिखर सम्मेलन था। हर साल इसके जो है समिट होते हैं। समिट का मतलब है जहाँ पर जो टॉप लीडर्स जो होते हैं कंट्रीज़ के वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसको समिट कहा जाता है। जैसे कि भारत से प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री टॉप मोस्ट लीडर हैं तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। यूएसए से हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट टॉप मोस्ट होते हैं तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको समिट कहा जाता है। तो G20 जो समिट है उसका 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये 19वां सम्मेलन था। रियो डी जेनेरियो में इसको जो है आयोजित किया गया, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है। अच्छा, अगर ये 19वां था तो 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 18वां सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट जो 20वां सम्मेलन होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर जो है आयोजित किया जाएगा। ये तीनों हमें क्यों याद रखने हैं, ये हम इसमें आगे देखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो इसका विषय था वो क्या था? तो इसका विषय था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ये इसका जो है थीम था इसका। फिर देखिए इसके अंदर जो अफ्रीकन यूनियन है, इसने पहली बार जो है सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। 2023 के अंदर ही जो है ये 18वें शिखर सम्मेलन में ही जो है इसमें मतलब इसका फुल टाइम मेंबर जो है वो बना है। तो अफ्रीकन यूनियन जो है इसने पहली बार एक संघ के रूप में इसमें शामिल, ये जो है सम्मेलन में शामिल हुआ है। फिर देखिए यहाँ ब्राज़ील के अंदर क्योंकि ये आयोजित हुआ है तो इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने की, जिनका नाम है लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा। तो ये नाम ध्यान रखना है अपने को। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कौन-कौन से राष्ट्र जो हैं वो सम्मिलित हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो आईएएस के अंदर प्रीलिम्स के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछा गया था G20 के सदस्य देशों के ऊपर। तो हम इसको जो है थोड़ा याद कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ से चलते हैं। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से अगर आप देखेंगे तो यूएसए, कनाडा, फिर नीचे आइए मेक्सिको, मेक्सिको के बाद में ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो यहाँ से तो ये 5 देश जो हैं वो G20 में हैं। उसके बाद में हम यूरोप में आते हैं, तो यूरोप में इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है? ये 4 देश यूरोप से हैं। उसके बाद में आप देखिए अगर हम एशिया में आएँगे, तो एशिया के अंदर आपके इंडिया है, फिर चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है? और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है और एक इंडोनेशिया है। और फिर 2 देश और बचते हैं, तो वो 2 देश आपके यहाँ से, एक तो सऊदी अरेबिया है और एक यहाँ पे टर्की है, ठीक है? तो ये तो हो गए आपके देश। उसके अलावा यहाँ देखिए 2 यूनियंस भी इसमें शामिल है, एक तो यूरोपियन संघ और दूसरा अफ्रीकी संघ। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक कंट्री का नाम लेना भूल गए हम। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका जो है वो पहले ही इसका मेंबर बन चुका था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अफ्रीकन यूनियन जो है वो 18वें सम्मेलन के अंदर इसमें जो है फुल टाइम मेंबर बना है। तो ये इनके नाम ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। फिर इसका एजेंडा देखिए वही चीज़ कि भूख के खिलाफ लड़ाई, पॉवर्टी, ऊर्जा संक्रमण, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण वाले बिंदु, ये सब के बारे में इन्होंने बातचीत की। फिर देखिए इसकी मुख्य पहल क्या है? एक पहल है इसका, अगर मान लीजिए G20 पे आपको कुछ लिखने को आ जाए तो आपको कुछ इसके की पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखिए इन्होंने जो है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर की है। इससे ये लोग क्या करेंगे कि नकद हस्तांतरण के माध्यम से जो है 2030 तक 500 मिलियन लोगों की गरीबी से बाहर निकालने का इन्होंने लक्ष्य दिया है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एक जो है वैश्विक गठबंधन किया है हंगर और पॉवर्टी के विरुद्ध, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट जो है ब्राज़ील संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल जो है उसको भी स्टार्ट किया है। इस पहल में शामिल यूनेस्को द्वारा प्रबंधित एक कोष में ये जो देश हैं वो योगदान देंगे। और इसका प्रारंभिक लक्ष्य जो है 36 महीने में 10 से 15 मिलियन डॉलर जुटाना है। तो क्लाइमेट के लिए इन्होंने जो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की पहल को स्टार्ट किया है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, पहल का नाम पता होना चाहिए। एक तो हंगर और पॉवर्टी के लिए इन्होंने एक अलायंस बनाया है और दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन के लिए एक वैश्विक पहल की है। उसके अलावा इन्होंने जो है सामाजिक उसके लिए क्या किया है, G20 सोशल लॉन्च किया है। इस पहल के माध्यम से क्या होगा, समाज के नागरिक शिखर सम्मेलन के संबंध में चर्चा और नीति निर्माण में ये जो है वो योगदान दे सकेंगे। ठीक है, तो तीनों पहलों का नाम ध्यान रखिएगा, एक हंगर पॉवर्टी के अगेंस्ट में और एक क्लाइमेट चेंज के लिए और दूसरा G20 सोशल। फिर देखिए क्या घोषणा पत्र है इसमें।
सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सामाजिक समावेश, भूख, गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों पर कर, ये सब बातें ब्ला-ब्ला इसमें की गई है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कोप 30 जो है यानी जलवायु जलवायु परिवर्तन में जो कोप 30 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज किया जाता है UNFCCC के द्वारा। इसका आयोजन भी जो है ब्राज़ील के अंदर किया जाएगा। अभी तो हम पढ़ेंगे आगे कोप 29। आपको याद है कि हमने वन लाइनर में अभी पढ़ा था कोप 29 कहाँ आयोजित किया गया? अज़रबैजान की राजधानी बाकू में। कोप 30 जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ब्राज़ील का जो बेल्कम नाम का शहर है, बेलम नाम का जो शहर है, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा 2025 में। तो ये हमको इसमें थोड़ा-सा ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आगामी शिखर सम्मेलन मैंने आपको बता दिया है 20वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। अभी वाला 19वां सम्मेलन कहाँ है? रियो डी जेनेरियो में है। 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में था और 20वां जो सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए भारत की क्या-क्या बातें हैं। तो भारत जो है इसमें ट्रोइका का सदस्य के रूप में इसने भाग लिया है। ट्रोइका मतलब क्या होता है? 3 जो इसमें जो G20 के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो है ट्रोइका कहा जाता है। तो पूर्व अध्यक्ष तो भारत था 18वें सदस्य के रूप में, वर्तमान अध्यक्ष जो है ब्राज़ील है और आने वाले जो अध्यक्ष हैं वो साउथ अफ्रीका है। तो इसको ट्रोइका जो है वो कहा जाता है। तो इस टर्म को थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के ऊपर। इसमें क्या बात हुई? तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यहीं पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों इस G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राज़ील थे, तो वहीं पर ही जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा एंथनी अल्बानीज़, ठीक है? फिर इन्होंने यहाँ क्या बात की? तो इन्होंने जो है REP का शुभारंभ किया है। REP क्या है? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। तो रिन्यूएबल या फिर जो अक्षय ऊर्जा है उसके क्षेत्र में पार्टनरशिप इन्होंने यहाँ पर की है। इन्होंने कहा है भई सौर, हरित और हरित हाइड्रोजन है यानी ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा जैसे में जो है निवेश को हम बढ़ाएँगे, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को हम पूरा करेंगे। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से जो है यहाँ पर अपने समिट को किया है। फिर देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। यूएसए में 2 पार्टी हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी जो कि राइट विंग की है और एक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी से जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो 47वें यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी और पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है, इनको पराजित किया है। यहाँ का जो इलेक्टोरल वोट है, वो कितना है? 270, ठीक है? यानी 270 सीटें जो जीतता है वो पार्टी यहाँ पे विनिंग होती है। भारत में ये कितना है 272 का जो है वो आंकड़ा है। फिर यहाँ पर देखिए ट्रंप जो है सबसे उम्र-दराज़ निर्वाचित राष्ट्रपतियों में से यहाँ पर एक हैं। इससे पहले बाइडेन जो है वो 78 उम्र के जो है यहाँ पर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में देखें तो ओहियो के सीनेटर हैं, ओहियो एक प्रांत है, वहाँ के सीनेटर हैं जेडी वांस। तो ये जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इनकी जो मिसेज़ हैं वो हम जो है भारतीय हैं, भारतीय मूल से हैं। तो हालाँकि वो तो रहते वहीं पर है लेकिन हम एकदम बोल देते हैं, हमें थोड़ा गर्व महसूस होता है कि भारतीय मूल से हैं। फिर देखिए यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, बस इसमें इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उपराष्ट्रपति का नाम ध्यान रखिएगा जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप 47th राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा। तो नाइजीरिया के अंदर जो है नाइजीरिया की सबसे पहले उन्होंने यात्रा की और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखिएगा। ये पहले आरएस वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है। बोला अहमद टिनुबू, ये इनके जो है वो राष्ट्रपति हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बातें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। फिर देखिए इसकी नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा राजधानी के बारे में। फिर यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर इस सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो हालाँकि ऐसा तो पूछेंगे नहीं क्योंकि इसके नाम में ही दिया हुआ है, तो ठीक है। और अबूजा शहर की चाबी यहाँ पर भेंट की है, ठीक है, इतनी ही बातें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट गुयाना प्रवास, गुयाना के अंदर क्या बात हुई है? तो गुयाना के अंदर जो है पिछले 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा है, तो थोड़ी-सी बात है ध्यान रखने वाली है। फिर देखिए कैरिकॉम समिट, ये इम्पोर्टेंट है। तो कैरिकॉम समिट, कैरिकॉम कौन से देश हैं? तो जो कैरिबियन आइलैंड्स है, कैरिबियन जो कंट्रीज़ हैं, उसका ग्रुप है, उसके साथ में भारत का यहाँ पर जो है वो मीटिंग की गई है। इसका जो आयोजन है गुयाना के जॉर्ज टाउन जो है वहाँ पर किया गया है। कैरिकॉम समिट के बारे में ध्यान रखिएगा। और गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री डिकॉन मिचेल जो हैं, इन्होंने इसकी मेज़बानी की है।
कैरिकॉम जो है कैरिबियाई समुदाय का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह अमेरिका, कैरिबियन और अटलांटिक महासागर में 15 सदस्य देश और 5 संबद्ध सदस्य देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन जो है ये कैरिबियन समुदाय का जो है ये है। फिर देखिए 4 जुलाई 1973 को इस संगठन को जो है जॉर्ज टाउन गुयाना में ही स्थापित किया गया था। इसका सचिवालय मतलब यहीं पर है, सेक्रेटरीट जो है वो यहीं है। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कैरिकॉम क्षेत्र के लिए फॉरेंसिक सेंटर बनाने और भारत में बनी कैंसर थेरेपी मशीन सिद्धार्थ 2 उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब आपसे सिद्धार्थ 2 पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एक कैंसर थेरेपी मशीन है जो कि यहाँ पर कैरिकॉम क्षेत्र के लिए जो है वो दी गई है भारत के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ देखिए गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार जो है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना वो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर ये भी हमारे प्रधानमंत्री को डोमिनिका की तरफ से दिया गया है। और बारबाडोस का ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी दिया गया है। तो इन पुरस्कारों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट स्पेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। अब स्पेन के प्रधानमंत्री की ये जो है पहली भारत यात्रा थी, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए स्पेन के जो प्रधानमंत्री है उनका थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, नाम है इनका पेड्रो सांचेज़। ठीक है, इन्होंने भारत की यात्रा की है, पहली भारत यात्रा थी और 18 वर्ष बाद स्पेन के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। और स्पेन दक्षिण यूरोपीय एक राष्ट्र है। और वहाँ से हमारे भारत ने कौन से मुद्दों पर बातचीत की है, तो देखिए कल्चरल, टूरिज्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, इस क्षेत्र में जो है भारत और स्पेन जो है अपना वर्ष जो है यहाँ पर मना रहा है। इसको अपना मतलब 2026 को जो है इसी रूप में मनाने का इन दोनों देशों में सहमति बनी है। फिर देखिए और जैसे इन्होंने जो ऑडियो विजुअल होता है उस क्षेत्र में सह निर्माण को लेकर के सहमति की है। और जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है उसको संयुक्त रूप से जो है इन्होंने यहाँ पर वहाँ पर विमान निर्माण परिसर का जो है वो उद्घाटन किया है वडोदरा में। बस इतनी ही बातें इसमें काम की है, बाकी जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। नाम ध्यान रखिएगा, स्पेन के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज़, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कोप 29 है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोप 29 के बारे में मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स में तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये 29 सीओपी था। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले जो है अगर आपने एनवायरनमेंट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था 1992 के अंदर जो है वो, एक तो क्या है ना कि हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें बताते हैं, कई लोगों ने कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ी है, मैंने काफ़ी मतलब पहले भी बताया है। तो शायद पिछली बार वाली मैगज़ीन, पिछले साल वाली मैगज़ीन कह रही हूँ उसमें हमने पढ़ा था ये क्लाइमेट वाला। तो कभी कोई इंडिपेंडेंटली हम टॉपिक पढ़ेंगे तो सब चीज़ों को बताया जाएगा। एनवायरनमेंट अगर मैं कभी मुझे लगा कि एनवायरनमेंट पढ़ाना चाहिए तो मैं बताऊँगी उसमें। तो देखिए 1992 में जो है अर्थ समिट ऑर्गेनाइज़ किया था ब्राज़ील के अंदर ही रियो डी जेनेरियो में। तो वहाँ पर उसके अंडर में ही जो है यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज जो है वो साइन किया गया था। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे थे या जो भी इश्यूज़ थे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को उन्होंने कहा था कि भई जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण है। तो उससे निपटने के लिए इन्होंने कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो पहली ऐसी जो कॉन्फ्रेंस थी, कोप फर्स्ट जो थी वो बर्लिन के अंदर आयोजित की गई थी। बर्लिन में 1995 में जो है वो आयोजित की गई थी। फिर उसके बाद में इनमें काफ़ी सारे जो है कोप हुए हैं, जैसे कि इसमें पेरिस एग्रीमेंट जो सॉरी पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2015 के अंदर हुआ था और पेरिस एग्रीमेंट के नाम से ये फेमस भी है। और उसमें कहा गया था कि भाई जो वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करा जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा ये टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मतलब 1.5 से 2 डिग्री के बीच का जो है इस तापमान को बताया गया था। अब जो है आप ये कोप है इसके अंदर 198 जो है वो पार्टीज़ हैं, ठीक है? और इनका मतलब 197 तो देश हैं और एक इसके अंदर यूरोपियन यूनियन है। और इनका टारगेट है कि 2050 तक जो है वो नेट ज़ीरो एमिशन जो है उसको हम उत्सर्जन को नेट ज़ीरो कर दिया जाए 2050 तक। तो ये थोड़ा-सा इसका हिस्ट्री है कि भाई 1992 के जो अर्थ समिट है वहाँ से ये सब कहानियाँ जो है वो शुरू हुई है। और हम देखें तो ये कोप 29 है, तो कोप 28 कहाँ पर हुआ? कोप 28 जो है वो दुबई के अंदर हुआ था। दुबई यूएई के अंदर आयोजित किया गया था।
ये कोप 29 है जो अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हो रहा है, और कोप जो 30 है वो ब्राज़ील के जो बेलम नाम का जो शहर है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो तीनों ही आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बात की, तो देखिए सबसे जो इसमें मुख्य बात ये है कि जितने भी डेवलपिंग या फिर जो विकासशील देश हैं, वो विकसित देशों को क्लाइमेट चेंज के लिए ज़्यादा जो है उत्तरदायी मानते हैं, और हमेशा कहते हैं कि भई आप जो है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन सबसे पहले यूरोप में और इन देशों के अंदर आया है, तो उत्सर्जन आपने सबसे ज़्यादा किया है। हमारे यहाँ तो इतनी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो अभी हमारे यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है? तो उत्सर्जन जब आपने ज़्यादा किया है, तो उसका उत्तरदायित्व भी आपको लेना चाहिए। जो भी फंड आप देते हैं, जो भी कार्बन क्रेडिट्स की बात होती है, उसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा आनी चाहिए। तो ये डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है, वो यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, आगे देखिए यहाँ पे इस बार जो अध्यक्षता है वो अज़रबैजान के जो मुख्तार बाबायेव जो वहाँ के हैं, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है, तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। फिर देखिए कोप 29 के रूप से इसको यूएनएफसीसीसी की पार्टियों का सम्मेलन कोप 29 के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस वैश्विक पर्यावरण संधि है, ये भी ठीक है। हाँ, इस सम्मेलन में देखिए क्या बात हुई कि जलवायु वित्त पोषण के रूप में 2035 तक प्रति वर्ष $300 बिलियन की सहायता देने पर समझौता हुआ है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए $300 बिलियन की सहायता देने का जो है यहाँ पर समझौता हुआ है। पहले ये $100 बिलियन की बात हुई थी। $100 बिलियन की बात हुई थी, इसको 3 गुना यहाँ पर किया गया है। भई पर्यावरण से संबंधित जो नुकसान हुए हैं, उसको हम डील तो कर लेंगे, डेवलपिंग नेशंस कहते हैं हम डील तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? तो उस फंडिंग के लिए $300 बिलियन की सहायता देने पर यहाँ पर समझौता किया गया है। अब इसमें क्या बात हुई कि भारत सहित जो विकासशील देश है, उन्होंने $1300 अरब की माँग की थी, अतः भारत ने $300 अरब का क्लाइमेट पैकेज जो है वो खारिज करा है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हमारी माँग जो है यहाँ पर ज़्यादा है। फिर देखिए जलवायु वित्त कार्रवाई निधि जो है उसका शुभारंभ भी किया जाएगा। अज़रबैजान ने कोप 29 के लिए पहलों के पैकेज में जलवायु वित्त कार्रवाई निधि का शुभारंभ किया है, और इसके एजेंडे के रूप में अज़रबैजान ने जो है 14 पैकेज में से एक पहल की है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसमें अज़रबैजान वाले के अंदर, जो कोप 29 हुआ है उसके अंदर। और पेरिस एग्रीमेंट भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। जो टेम्परेचर का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और ये समिट कहाँ पर हुआ है, इसमें क्या-क्या बातें की गई है, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि भाई 3 गुना जो है इस राशि को किया गया है, लेकिन फिर भी जो है विकासशील देश जो है इसको खारिज करते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसको जारी कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। नाम ध्यान रखिएगा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें शीर्ष देश कौन सा है, डेनमार्क है, ठीक है। शीर्ष टॉप पोजीशन किसको दी गई है, डेनमार्क को। हालांकि डेनमार्क जो है ये भी 4th पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट 3 पोजीशन जो है वो खाली रखी गई है, क्योंकि इसके जो मानकों के हिसाब से कोई भी देश जो है वो क्लाइमेट एक्शन के प्रति क्लाइमेट चेंज के प्रति जो है वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो आप यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जकों पर नज़र रखने वाला सीसीपीआई निम्नलिखित 4 श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन का आकलन करता है, ठीक है। कौन सी श्रेणियां हैं, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसका 40% स्कोर रहता है। फिर नवीकरणीकरण ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति ये 20%। यानी पॉलिसीज क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का आप उत्सर्जन कितना कर रहे हो, अक्षय ऊर्जा पर कितना ध्यान दे रहे हो और ऊर्जा का उपयोग कितना कर रहे हो, इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर जो है ये 4 जो पैरामीटर्स है इसके आधार पर सीसीपीआई को जो है वो निर्धारित किया जाता है। इस बार का जो 2025 का स्कोर है उसमें प्रथम 3 स्थान रिक्त है, चौथा स्थान डेनमार्क को दिया गया है। सबसे ज़्यादा उत्सर्जक कौन है, चाइना और अमेरिका हैं 55वें और 57वें स्थान पर, ये ध्यान रखना है। ये सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां स्थान है, 67.99 जो है वो हमारा यहाँ पर स्कोर है। 65वें स्थान पर यहाँ पर कौन है, तो यूएई है, यानी सबसे आखिरी स्थान पर यहाँ पर कौन सा देश है, यूएई है, ठीक है। तो पिछले बार हमारी जो 2024 में रैंकिंग थी वो 7th थी, और अभी कौन सी हो गई है, हम और इसके अंदर आ गए हैं, तो 10th पोजीशन पे जो है वो हमारे भारत की स्थिति है। तो ये थोड़ा-सा हमको ध्यान रखना है भारत की स्थिति के बारे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की जो सूची है उसको जारी किया गया है। इसको रेजोनेंस कंसल्टेंसी जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वो लंदन है। बस इतना इसमें जो है वो ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट चलते हैं, आईएसए द्वारा विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला जो है वो जारी की गई है। तो देखिए इस रिपोर्ट के अंदर क्या बात की गई है, तो ये इसका जो है
तीसरा संस्करण था और इसमें 4 प्रमुख रिपोर्टें शामिल है। विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, निवेश रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, वो सारी रिपोर्टें। बात क्या काम की कही इसने? इसने ये कहा कि विश्व जो सौर बाज़ार रिपोर्ट है उसमें इसने ये कहा कि जो हमारी वर्ल्ड क्लास या ग्लोबल जो हमारी सोलर कैपेसिटी है, सौर ऊर्जा क्षमता है वो 1.22 गीगावाट से बढ़ कर के 1418 गीगावाट हो गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। 2000 में ये इतनी हुआ करती थी, जो कि अब जो है 1418 गीगावाट जो है वो हो गई है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। यह 40% की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो प्रदर्शित करती है। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। वैश्विक सौर क्षमता 2030 तक 5457 से लेकर 7203 गीगावाट तक पहुँचने का भी अनुमान है, यानी कि इसमें जो है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ ही होगा। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात थी, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर यहाँ एक चीज़ जो है वो देखनी है हमें कि सौर ऊर्जा निवेश में एशिया प्रशांत सबसे आगे है, उसके बाद में यूरोप, फिर मध्य पूर्व और अफ्रीकन कंट्रीज़ आते हैं। और इसका रीज़न क्या है? तो हम इक्वेटर के नज़दीक जो देश होते हैं वहाँ पर क्योंकि जो है सूर्य की जो है सीधी किरणें पड़ती हैं, तो हम जो सोलर एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करने में जो है वो प्रथम आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप एशिया प्रशांत के जो देश हैं वो यहाँ पर आगे हैं, फिर उसमें यूरोप आता है, फिर मध्य यूरोप और फिर लास्ट में अफ्रीका का स्थान आता है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात थी। फिर तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें सिर्फ़ हम जो है रैंकिंग देखेंगे। इसमें भारत की जो रैंकिंग है, भारत जो है इस रिपोर्ट में 60वें स्थान पर आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसको निकालता कौन है? तो इसको जो है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट और सैड बिज़नेस स्कूल के द्वारा निकाला जाता है और इसमें भारत का स्थान जो है वो 60th है। इसमें टेक्नोलॉजी है, पीपल है, गवर्नेंस है, उनका क्या इम्पैक्ट है, उन सब के आधार पर जो है इसके आंकड़े जो है वो निकाले जाते हैं। तो बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है हमको, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आर्मेनिया जो है वो हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य बन गया है, तो थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए COP 29 के दौरान जो है फ्रांसोस ओलांद जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे और भारत ने मिलकर के इसको स्थापित किया था और अभी इसमें 104 सदस्य हो गए हैं। लेटेस्ट कौन-सा है? तो आर्मेनिया है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए चाणक्य मेगा पोर्ट, ये चाणक्य मेगा पोर्ट कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक बंदरगाह है। कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। वहाँ पर ये देश है सॉरी ये बंदरगाह है और इसको जो है चाइना के द्वारा जो है इसको चाइना के स्वामित्व पर ये है, मतलब इसने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। तो इससे पता चलता है दक्षिण अमेरिका में चीन की उपस्थिति जो है ये बढ़ा रहा है। तो चाणक्य मेगा पोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? लीमा के अंदर है, दक्षिण अमेरिका की राजधानी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा के अंदर ये स्थित है, ये बंदरगाह है, ठीक है? फिर देखिए शॉर्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ, ये हमने न्यूज़ में पढ़ा ही था कि कौन-सा देश है जिसके संसद में वहाँ सरकार के द्वारा 16 वर्ष से कम बच्चे जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगाया गया है। फिर देखिए यूक्रेन ने किस नॉर्डिक देश के साथ हथियारों के बाजार और अनुसंधान सैन्य प्रौद्योगिकी विकास पर सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये जो है नॉर्वे के साथ में यूक्रेन ने समझौता किया है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के। कौन सा खाड़ी देश 1987 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना स्टार्ट कर रहा है? तो ये इराक स्टार्ट कर रहा है। पहली बार देखिए 1987 के बाद पहली बार यहाँ पर जनगणना या सेंसस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा इराक के द्वारा। फिर देखिए किस अफ्रीकी महाद्वीपीय देश द्वारा भारत और चीन से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नई पर्यटन पहल ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम स्टार्ट की गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने स्टार्ट की है ताकि चाइना और भारत से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सके। फिर कौन सा यूरोपीय देश है जिसने बुर्का पर प्रतिबंध किया है? तो फ्रांस में देखिए यूरोप के अंदर फ्रांस में बुर्के पर प्रतिबंध है और नेक्स्ट जो है स्विट्जरलैंड ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये हो गया हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, क्या-क्या पढ़ लिया हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर। बहुत सी चीज़ें पढ़ी है, G20 समिट पढ़ा है हमने। उसके अलावा हमने G20 समिट कहाँ रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, ट्रायो का क्या है ये हमने बताया। 3 इसकी पहलें जो यहाँ पर हुई है, सिर्फ नाम ध्यान रखना है आपको। फिर हमने जो है कोप 29 पढ़ा, फिर कोप 29 के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन हमने पढ़ लिया यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति पढ़े, भारत कैरिकॉम समिट पढ़ लिया, नाइजीरिया, ब्राज़ील, गुयाना की प्रधानमंत्री की यात्रा पढ़ी। सिद्धार्थ 2 क्या है? कैंसर थेरेपी मशीन है जो गुयाना को जो है वो सॉरी कैरिकॉम क्षेत्र के जो देश हैं उनको दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez की भारत यात्रा पढ़ी हमने। फिर हमने यहाँ पे कोप 29 पढ़ा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक पढ़ा, इसमें भारत का स्थान 10th है, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ, आईएसए की विश्व सौर रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है? और इसके अंदर जो है सौर रिपोर्ट पढ़ी, फिर इसके बाद में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पढ़ा, भारत की रैंकिंग 60th है इसमें, 60वें स्थान पर है भारत। फिर जो है चाँद के मेगापोर्ट के बारे में पढ़ा, आर्मेनिया 104वाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य है, ये पढ़ा। तो ये सारी बातें हमने इसमें जो है वो कवर की। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली खबर है 55वां जो फ़िल्म महोत्सव है उसको गोवा में संपन्न किया गया है। तो गोवा के अंदर ही ये जो है फ़िल्म महोत्सव होता है। लगातार इसमें 21वां वर्ष है, 21वीं बार जो है गोवा के अंदर ये इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया है। तो गोवा की राजधानी पणजी में इसको जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है वहाँ इसको आयोजित किया गया। और इसमें देखिए थीम क्या रही इसकी? तो युवा फ़िल्म निर्माता भविष्य अभी है, इस थीम के साथ में इसको स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है उद्घाटन समारोह की फ़िल्म थी बेटर मैन और निर्देशक हैं इसके माइकल ग्रेसी। अब इसमें पूरे वर्ल्ड की जितने भी फ़िल्म्स हैं वो इसके अंदर जो है वो लॉन्च की जाती हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष मान्यता यहाँ पर जो है अल्लू अर्जुन को दी गई है। और यूनेस्को गांधी मेडल जो है लेवन एकिंग के द्वारा जो क्रॉसिंग फ़िल्म है उसको दिया गया है। ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। फिर यहाँ देखिए इंडियन फ़िल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी जो 12th फ़ेल मूवी के जो हीरो है या फिर जो अभी साबरमती एक्सप्रेस आई है उसके हीरो है विक्रांत मैसी। कवर पेज पे हमने फ़ोटो भी देखी है इनकी, तो ये विक्रांत मैसी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ओटीटी जो वेब सीरीज़ है उसके लिए निपुण धर्माधिकारी की जो लैम्पेन नाम की जो सीरीज़ है उसको यहाँ पर वेब सीरीज़ का पुरस्कार दिया गया है। फिर यहाँ देखिए एक सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म स्वर्ण मयूर गोल्डन पीकॉक कौन-सी फ़िल्म को दिया गया है? तो यहाँ पर जो है टॉक्सिक फ़िल्म है एक लिथुआनिया फ़िल्म निर्माता की है और इसके लेखक हैं सोले, तो उनकी फ़िल्म है टॉक्सिक, उनको ये जो है गोल्डन पीकॉक दिया गया है। ये वाले याद नहीं रखने आपको, रजत मयूर और ये सारी चीज़ें। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनकी उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? तो ऑस्ट्रेलियाई फ़िल्म के निर्देशक है फ़िलिप, फ़िलिप को ये पुरस्कार दिया गया है। जूरी पुरस्कार तो आप जो है वो छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको ध्यान रखनी है। जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसको याद करना है बेसिकली पढ़ना क्या है, याद ही करना है, रटना है एक तरीके से। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का धुड़-मारास जो है विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में जो है वो शामिल किया गया है। बस इतनी ही इसमें काम की बात है। इस जगह का नाम ध्यान रखिएगा धुड़-मारास जो है ये आपके कांगेर वैली नेशनल पार्क पार्क में है। तो कांगड़ा वैली नेशनल पार्क तो हिमाचल प्रदेश में है, ये कांगेर वैली है, ये ध्यान रखिएगा। कांगेर वैली कहाँ पर है ये नेशनल पार्क? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? और ये धुड़-मारास नाम की जो जगह है, इसको जो है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में शामिल किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर देखिए महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है वो विजयी रहे हैं। तो यहाँ पर सीट्स देख लेते हैं हम। महाराष्ट्र के अंदर 288 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 235 जो सीटें हैं वो महायुति यानी कि जो बीजेपी लिड जो संगठन था उसने जीती है यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बीजेपी को 132 सीट्स, शिवसेना को जो है 57 और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीट्स यहाँ पे मिली है। तो थोड़ी सीट्स का ध्यान रखिएगा। 288 यहाँ पर टोटल सीट हैं। फिर झारखंड की अगर उनकी बात करें तो झामुमो पार्टी के जो नेता हैं हेमंत सोरेन ये चौथी बार वहाँ पर जो है सीएम बने हैं और पहली, दूसरी, तीसरी बार 2024 तक ये सीएम ही थे और वापस से जो है इन्होंने 34 जो सीटें हैं यहाँ पे विजित की हैं, 81 जो है टोटल यहाँ पर सीट्स हैं। तो महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं और यहाँ पर 81 सीट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए राजस्थान में नहीं राजस्थान का नहीं है ये हाँ, फिर वायनाड उपचुनाव के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। राहुल गांधी की सीट छोड़ने पर ये उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको जीता है। नांदेड़ उपचुनाव में महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही यहाँ पर जो है वो जीती है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हुँ। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोकसभा उपचुनाव हुए थे बाई इलेक्शंस और बाई इलेक्शन आप समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी सीट है अ, जो मान लीजिए कि कोई एमएलए बना है और वो एमपी के लिए जो है वो वहाँ पर जीत जाता है तो वो सीट वैसे खाली उसको करनी पड़ती है उस व्यक्ति को या फिर किसी की मृत्यु या किसी अन्य कारण से अगर वो सीट रिक्त हो जाती है तो उसका बाई इलेक्शंस जो है वो करवाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये राज्य हैं असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, गुजरात यहाँ पर बाई इलेक्शंस में सबके हमको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर 7 सीटों के लिए बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें भाजपा को 5, कांग्रेस ने 1 सीट और भारतीय आदिवासी पार्टी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। भारतीय आदिवासी पार्टी इसको जो है 1 सीट यहाँ पर जो है वो विजित हुई है।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए नेक्स्ट, गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। तो एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला है उसको 56वां जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया है। और इससे पहले जो देखिए यहाँ पर ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये ध्यान रखना है। ये जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, अमेरिका ने भारत को लौटाई 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां। हमारे यहाँ से जो कलाकृतियां मूर्तियां जो होती है, जैसे यहाँ पर तनेसर देवी माँ की मूर्ति जो है उसको लौटाया है। तो ये इतनी और चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली नहीं है। तो ये राजस्थान से, इसलिए मैंने इसको बताया, राजस्थान से तनेसर देवी माँ की मूर्ति भी शामिल है। फिर देखिए ये एक समझौता हुआ था जुलाई 2024 में, कि जो इस तरीके की जो प्राचीन वस्तुएं हैं जो तस्करी करके या किसी भी प्रकार से अ, अवैध रूप से लेके गई हैं, तो वो भारत को लौटाने के लिए एक समझौता अमेरिका के साथ किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके अंदर क्या है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप और जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स शीर्षक से विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में जो है क्या कहा गया है, भारत के रोजगार एजेंडे के बीच, यानी कि ये रिपोर्ट शिक्षा और भारत के रोजगार एजेंडे के बीच रणनीतिक संबंध और अभिसरण प्रदान करने के लिए एक निदान और रोड मैप दोनों जो है वो प्रस्तुत करती है। और यही वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक योजना है जो कि आप इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टार्स योजना। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स, ठीक है। ये एक पूरा प्रोग्राम है और इसके अंदर 6 राज्य जो हैं वो शामिल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य शामिल किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। ये राज्य जो है वो स्टार्स में शामिल हैं। ये एक राष्ट्रीय स्टार्स योजना एक राष्ट्रीय घटक है जिसके तहत प्रमुख सुधारों को साझा किया जाता है और क्रियान्वयन के लिए प्रसारित किया जाता है, ठीक है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है सुधारों के लिए इस स्टार्स योजना को लाया गया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। 6 राज्य शामिल हैं जिसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। फिर नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेंस में पूछ लिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से क्या अर्थ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो है डिजिटली हम कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए किसी अंतर्राष्ट्रीय मैगज़ीन को या किसी जर्नल को हम जो है सब्सक्राइब करते हैं। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि उच्च शिक्षा के लिए ये सब चीज़ें जो है अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका जो सब्सक्रिप्शन है वन टाइम होना चाहिए और काफ़ी सारी जो अदर मैगज़ीन्स है उसमें भी उसको एक्सेस जो है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, ताकि इससे क्या है कि हायर एजुकेशन, इनोवेशन जो होता है, रिसर्च जो होता है, उन विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और जनरल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई योजना स्टार्ट की है, जिसका इसको मंजूरी दी है, जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इस योजना को सरल, यूजर फ्रेंडली और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो संचालित किया जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ भी आवंटित किए हैं और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पहल की पूरक है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा विभाग के पास एक राष्ट्र एक सदस्यता के नाम से एक एकीकृत पोर्टल होगा जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंच जो है वो प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो ये उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, ये ध्यान रखना, उच्च शिक्षा से ये संबंधित है। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया बुलडोजर न्याय पर दिशा निर्देश। ये थोड़ी राजनीतिक खबर है, एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए विपो की रिपोर्ट है और उसमें कहा है कि जो वैश्विक पेटेंट फाइलिंग होती है, विपो आपको पता ही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप समझते ही हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें भारत जो है इस बार छठे स्थान पर है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं छठे स्थान पर आना, सबसे ज़्यादा जो पेटेंट्स होता है ये कौन रजिस्टर करवाता है? अमेरिका है, जहाँ पर रिसर्च सबसे ज़्यादा होती है। तो पेटेंट ज़्यादा फाइल हो रहे हैं, इट मीन्स हमारे यहाँ पर इनोवेशन रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसकी जो रिपोर्ट है उसमें ये कहती है कि भारत ने चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अग्रणी देशों में अपनी जगह बना ली है, ठीक है। क्योंकि भारत ने जो है इसके अंदर कौन-सा स्थान प्राप्त किया है? विश्व में छठा स्थान प्राप्त किया है पेटेंट रजिस्ट्री में, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर अगर देखें तो पिछले वर्ष के तो ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा है, औद्योगिक डिज़ाइन में भी वृद्धि हुई है।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेटेंट फाइलिंग के अंदर जो है वो भारत 6th पोजीशन पर आया है। फिर देखिए हुरून परोपकारी सूची में शिव नाडर जो हैं शीर्ष स्थान पर आए हैं। तो ये हुरून की रिपोर्ट क्या है, परोपकारी रिपोर्ट क्या होती है? तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा दानवीर होते हैं, दान करते हैं अपनी चीज़ों को, उनके नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो ये जो पत्रिका है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो शिव नाडर हैं, जो कि आपके इधर एचसीएल के को-फाउंडर हैं, उनको इसके अंदर देश का सबसे बड़ा दानवीर बताया गया है, ठीक है? फिर उसके बाद में देखेंगे तो जीरोधा के निखिल कामत हैं, वो भी इसके अंदर सबसे युवा थे, 38 वर्षीय, तीसरे स्थान पर रहे हैं। शिव नादर, मुकेश अंबानी, बजाज परिवार, तो फर्स्ट का ही नाम ध्यान रखेंगे तो खूब रहेगा शिव नादर। फिर देखिए नेक्स्ट है, हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों का क्षेत्रफल जो है 13 वर्ष में 10.81% बढ़ा है। तो ये एक रिपोर्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसने कि ये कहा है। बाकी इतने इम्पोर्टेंट बात इसमें कुछ है नहीं। फिर देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम एएमयू बोलते हैं, उसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। तो ये सारी बातें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने से क्या वोट से क्या किया। यहाँ पे न्यूज़ फैक्ट देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है स्थापित की गई थी और मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जो है इसे स्टार्ट किया गया था और 1920 में विश्वविद्यालय में ये परिवर्तित की गई थी। इसको संविधान के अनुच्छेद 30, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, जो धार्मिक और भाषाई, ठीक है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 30 ध्यान रखिएगा, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को देता है और 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी इतनी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, डिजिटल जनसंख्या घड़ी, तो ये बेंगलुरु में स्थापित की गई है। ये क्या करेगी कि प्रत्येक 1 मिनट में जो है वो अपडेट करेगी कि राज्य में कितनी जनसंख्या इंक्रीज़ हुई है और देश में जो है वो कितनी जनसंख्या इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मतलब क्लॉक जो है वो लगाई जाएगी जिसमें कि जनसंख्या का अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। तो ये डिजिटल जनसंख्या घड़ी है, जो कि बेंगलुरु में स्थापित की गई। बस इतना ही ध्यान रखना और तो इतना कुछ विशेष इसमें नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो सराय काले खान है उसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर जो है सिलवासा के अंदर, दादर नागर हवेली और दमन दीव के किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो सिलवासा नामक स्थान पे किया गया। फिर ये कौन सी बाइक टैक्सी सेवा महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा स्टार्ट की गई है दिल्ली मेट्रो के द्वारा? तो इसका नाम है शेरियार्ड्स। फिर है अल्जीरिया ने चीफ ऑफ दोनों देशों में ठीक है। फिर देखिए यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत किस संगठन पर प्रतिबंध 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया है? तो उल्फा उल्फा जो है ये आई थिंक असम का है ये। तो इस संगठन के ऊपर जो है दोबारा से प्रतिबंध जो है वो बढ़ाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया है कंप्लीट। राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद में अब टाइम है क्योंकि हमारे पास, तो हम अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर देते हैं, इसको भी आज ही पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सबसे पहले देखिए, इसरो के उपग्रह GSAT-20 का जो है सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो देखिए इसका परीक्षण जो है इसरो ने अपने मतलब इंडिया से इसका परीक्षण नहीं हुआ है। ये फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया है। ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो रॉकेट है हमारे यहाँ पर 4000 जो किलोग्राम है, उससे अधिक वज़न जो है मतलब उससे अधिक वज़न का अगर कोई सैटेलाइट या उपग्रह है, उसको प्रक्षेपित करने की क्षमता यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए इसको जो है फ़ाल्कन 9 जो स्पेसएक्स का जो रॉकेट है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो प्रक्षेपण है, इसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेसएक्स के साथ में समझौता किया था और जीसैट N2 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मांग संचालित उपग्रह है। और ये जो है 4700 किलोग्राम वज़न का है। मैंने बताया ना 4000 से ऊपर का होगा तो लॉन्च नहीं कर पाता है हमारे यहाँ से, इसीलिए अमेरिका में इसको लॉन्च करवाया गया। तो ये 4700 ग्राम का यानी 4700 किलोग्राम का है और KAKA जो बैंड है उस बैंड में जो है इसको सेट किया गया है, मतलब GTO में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर जो है इसको जो है वो स्थापित किया गया है। ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह सहित पूरे भारत को कवर करते हुए 32 बीमों में 48 जीबीपीएस तक की क्षमता प्रदान करता है। ऑडियो विजुअल ट्रांसमिशन उपलब्ध कराएगा। इंटरनेट, अगर हवाई जहाज में जो उड़ान होती है उस समय भी मोबाइल इंटरनेट जो है वो सुविधा दे पाएगा और इसका जीवन काल जो है वो 14 वर्ष का रहेगा। और ये मैंने आपको बताया कि भारतीय रॉकेट जो है 4000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले उपग्रह उठाने में क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए इसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा GSAT-20 के बारे में। फिर देखिए विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका में सेम जो है केनेडी स्पेस सेंटर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको बनाया किसने है? इसका नाम ध्यान रखिएगा। हथेली के बराबर के इस सैटेलाइट को लिग्नोसैट नाम दिया गया है। इसकी लंबाई मात्र 10 सेंटीमीटर, वज़न मात्र 900 ग्राम का है और इसको जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमेतो फॉरेस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया। तो बेसिकली जापान का ये लिग्नोसैट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है? और इससे क्या करेंगे ये लोग, तो इसका उद्देश्य जो है कठोर वातावरण में लकड़ी के स्थायित्व का परीक्षण करना है, भाई लकड़ी वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है या नहीं। और इसका अंतिम लक्ष्य यानी का विज़न क्या है इसका, कि भाई अंतरिक्ष का जो मलबा है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जापान का ध्यान रखिएगा, लिग्नोसैट। तो जीसैट भारत का, जीसैट-20 इंडिया का, लिग्नोसैट जो है वो जापान का। नेक्स्ट आइए जिमसैट। ये जिमसैट किसका है? तो ये जिम्बाब्वे का है। अफ्रीकी महाद्वीप जिमसैट अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया है इन्होंने और प्रक्षेपित किया है। और ये थोड़ा बस नाम ही ध्यान रखिएगा कि ये जो है पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है? जो क्लाइमेट वगैरह है उसको देखने के लिए ये लोग इसको लॉन्च किया है। जिमसैट किसका है? तो ज़िम्बाब्वे का है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह के अंदर स्टार्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो लेह से स्टार्ट किया गया है। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या है? एनालॉग स्पेस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य है एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करना, पृथ्वी से परे, ठीक है, एक बेस स्टेशन स्थापित करने की चुनौतियों का पता लगाना। अगर हम ऐसा स्पेस स्टेशन बनाते हैं तो उसका क्या-क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं, ये इस एनालॉग स्पेस मिशन का जो है वो लक्ष्य है। अब और काम की बात क्या है, इसमें सहयोग किसका है? तो यहाँ सहयोग देखिए, इसमें AAKA स्पेस स्टूडियो, उसके अलावा लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे, ये IIT मद्रास नहीं होगी, IIT बॉम्बे है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। IIT कौन सी है? IIT बॉम्बे है। ठीक है? और उसके अलावा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इन सबके द्वारा जो है इसको स्थापित मतलब जो है डेवलप किया गया है। तो IIT बॉम्बे ध्यान रखिएगा, क्योंकि IITs पे जब इस प्रकार का स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सी IIT इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। फिर देखिए यहाँ पर शुक्रयान यानी कि वीनस जो हमारा प्लैनेट है उसके लिए इसरो ने एक मिशन स्टार्ट करना है इसरो को, और उसको भारत सरकार के द्वारा जो है वो मंजूरी जो है वो दी गई है। फिर देखिए नेक्स्ट, रक्षा प्रौद्योगिकी में चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। ठीक है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये, SLBM है, यानी कि जो हमारी पनडुब्बियां होती है उसके ऊपर जो है इसको लॉन्च करके देखा गया है। तो K4 का नाम ध्यान रखिएगा। K4 क्या है? तो पनडुब्बी यानी SLBM है, और पनडुब्बी INS अरिघात K4 से जो है इसका परीक्षण किया गया है। K4 जो है DRDO द्वारा विकसित की जाने वाली दूसरी SLBM है। ठीक है, K4 जो है DRDO द्वारा विकसित की जाने वाली दूसरी SLBM है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरी SLBM है। तो भारत की पहली SLBM जो है वो सागरिका 15 है, जिसे पहले ही INS अरिघात में शामिल किया जा चुका है। तो थोड़ा नाम ध्यान रखना है K4 के बारे में और K15 के बारे में। K15 पहले ही लॉन्च किया जा चुकी है, ये भी SLBM है, और INS अरिहंत पे इसको लॉन्च किया गया था। और आईएनएस अरीघात के ऊपर जो है, जो अभी रिसेंटली वाली जो हमने पढ़ी है K4 जो है इससे लॉन्च की गई है। तो अब देखिए इसमें न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड होता है ज़मीन, हवा और पानी से परमाणु हमले की क्षमता रखने वाला, उसको बोलते हैं ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड। K4 बैलिस्टिक मिसाइल को कलाम 4 के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल की रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर है। तो अगर 2 मार्क्स में भी पूछ ले आपसे या प्रीलिम्स में पूछ ले तो आपको K4 के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए, डीआरडीओ ने किया भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। हाइपरसोनिक क्या होती है? जिसकी गति जो होती है उस मिसाइल की 5 मैक से ज़्यादा होती है। तो वो क्या होती है? रडार में कभी भी कैच नहीं हो पाती। जैसे S-400 अपनी जो ये मिसाइल सिस्टम है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिसका कि जो है वो रडार के अंदर जो है ट्रैक नहीं हो पाती हैं। ठीक है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है, उड़ान परीक्षण किया गया है। 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने में ये सक्षम है। इसके साथ ही भारत जो है वो चीन, रूस और अमेरिका सहित उन कुछ देशों के समूह में शामिल हो गया है जिन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल की ऐसी तकनीक जो है वो हासिल की है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है उसका भी सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट क्या होता है? जो एक बार में जो है 12-12 रॉकेट जो है वो लॉन्च कर सकता है ना? तो इसमें देखिए, लॉन्चर उत्पादन एजेंसी द्वारा अपग्रेड किए गए 2 इन सर्विस पिनाका लॉन्चरों से प्रत्येक उत्पादन एजेंसी के 12-12 रॉकेट का परीक्षण किया गया है। अच्छा। तो इसके जो टारगेट्स होते हैं
डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये रॉकेट लॉन्चर हैं, बेसिकली क्या है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं। एक बार में कई सारे जो है वो रॉकेट्स ये लॉन्च कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का नाम ध्यान रखना है। फिर देखिए, हाँ, इसमें जो है स्थिरता और सेल्वे मोड में कई टारगेट्स पर एक साथ हमला करने की जो है वो क्षमता की टेस्टिंग जो है इसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर में की गई है। सो ये हमारा फ्रेंड्स अंतरिक्ष और आर्थिक रक्षा प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक आर्थिक परिदृश्य बचता है, ये भी छोटा ही है, मैं सोचती हूँ इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, ताकि फिर हम जो है प्रादेशिक से नेक्स्ट जो वीडियो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आर्थिक परिदृश्य भी यहाँ पे कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो देखिए आर्थिक परिदृश्य की पहली खबर देखते हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है कि जो हमारा मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय है, उसने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर को आता है, उसके अवसर पर अपने जो भी सेंसस होता है पशुपालन का, और यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डेटा होता है, उसको रिलीज़ किया है। तो उसमें आप देखिए कि इसमें जो काम-काम की चीज़ें हैं वही देखेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारे आंकड़े दिए हैं दुग्ध उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, माँस में, ऊन में। तो इसमें राजस्थान से रिलेटेड जो चीज़ है वो हम इसमें याद रखेंगे। तो देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है मिल्क प्रोड्यूसर है, दूध उत्पादक करता है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और अगर हम देखें दुग्ध उत्पादन में सबसे फर्स्ट राज्य आता है उत्तर प्रदेश और सेकंड आता है राजस्थान, तो ये ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए यहाँ पर आइए, जो ऊन उत्पादन है उसके अंदर राजस्थान जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। 47% जो वूल का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। ये काम की बात है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, उतनी ही बात आपको पढ़नी है, यही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट, भारत ने किया रियाद डिज़ाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर। ये रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी है, इसमें बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत इसमें भारत ने भी साइन किए हैं, और 2 दशक मतलब सोचिए 20 साल बाद में जो है इसमें साइन किए गए हैं। तो इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे आईपीआर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसमें जो डिज़ाइनिंग वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर इसको उसकी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उसको और ज़्यादा सरल बनाने के लिए, सुसंगत बनाने के लिए, पंजीकरण प्रक्रियाओं को अच्छा करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया था। तो ये डिज़ाइन लॉ ट्रीटी है, ध्यान रखिएगा बौद्धिक संपदा से इसका संबंध है, और वीपो के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने जो है इसके वो भी रियाद डिज़ाइन कानून संधि भी कहा जाता है इसको, इसको जो है वो साइन किया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके मतलब ट्रीटी का नाम देख के आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है यहाँ पे। इसका उद्देश्य है औद्योगिक डिज़ाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक प्रारूप को सुसंगत बनाते हुए कई अधिकार क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं को की दक्षता और पहुँच में जो है वो सुधार करना। ठीक है, जो प्रोसेसिंग होती है उसको अच्छा करना, उसकी प्रक्रिया को सुसंगत बनाना, ये सब इसका जो है रियाद लॉ ट्रीटी का या डिज़ाइन लॉ ट्रीटी का जो है वो उद्देश्य है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर देखिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये अभी हाल ही में इसको जो है लॉन्च किया गया है 25 नवंबर को, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इसमें देखिए वैसे तो नाम से ही सिद्ध है, कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा है, प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देना है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, इसका मतलब अभी प्राकृतिक खेती नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल बेस्ड जो हमारी खेती है, हालाँकि केमिकल बेस्ड जो हमारी खेती है उसके अंदर जो है प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है, लेकिन किसानों को जो है उतना जो भाव है चीज़ों का वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ अपने आप को बढ़ाएँगे, और इसमें जो है कुल परिव्यय जो है इसका एक्सपेंडिचर है वो 15वें वित्त आयोग तक कुल परिव्यय 2481 करोड़ का है। मतलब इसमें इस वाली स्कीम के अंदर, और इसमें भारत सरकार का हिस्सा 158 करोड़ यानी 1584 करोड़ और राज्य सरकारों का 897 करोड़ का है। तो इसमें क्या होगा कि विकसित किया, जिसमें स्थानीय पशुधन एकीकृत प्राकृतिक खेती विविध, मतलब इसमें जो है एक तो विविध फसल प्रणाली को अपनाया जाएगा, उसके अलावा खेती के साथ में ही जो है एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ये जो है सस्टेनेबल हो सके, और लागत जो है वो किसानों की इसमें कम करने का उद्देश्य है। इसमें देखिए 15,000 समूह जो क्लस्टर है उसमें इसको लागू करेंगे, और 1 करोड़ किसानों तक जो है इसको पहुँचाया जाएगा। बायो इनपुट रिसोर्स वगैरह स्थापित करेंगे, कई सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, और कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय, किसानों को खेती में जो है लगभग 2000 एनएफ डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे, 30,000 कृषि सखियों को जो है अपॉइंट किया जाएगा। ये सारे इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर मेंस में आपके क्वेश्चन आता है तो आप 3-4 कंपोनेंट्स इसके थोड़े ध्यान रखिएगा। मेन जो चीज़ें हैं कि भाई वित्त आयोग ने इसका परिव्यय निश्चित किया है,
और इससे जो है टिकाऊ जो खेती है, प्राकृतिक जो खेती है उस जिसमें किसानों को कम लागत कम आएगी, उसको सुरक्षित जो है वो किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। ये सब बातें जो है इसमें लिखनी है। तो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। इसमें कृषि कृषि सखियों को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। फिर देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसने आयकर विभाग की पैन 2 परियोजना को जो है वो मंजूरी दी है। तो इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के सामान्य कारोबारी पहचानकर्ता बनाना है। इस परियोजना ये जो परियोजना है एक ई गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य है पैन 10 सर्विसेज व पैन ऑथेंटिकेशन से लेकर कोर और गैर कोर जो एक्टिविटीज़ है उसको आसान और सुरक्षित बनाना है, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट देखिए अटल इनोवेशन मिशन 2.0 इसको मंजूरी दी गई है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको जो है मार्च 2028 तक जो है वो बढ़ाने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएँगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे। इससे पहले जो मिशन था ना उसमें स्थानीय भाषा ही नहीं थी। तो स्थानीय भाषा इन लोकल लैंग्वेजेज़ को इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा यहाँ पे भारत के नवाचार एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को 3 तरीकों से मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इनपुट में बढ़ोतरी, सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार जो है वो शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा अटल 2.0 जो मिशन है इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए इसके अंदर जो है वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड जो है वो भी आयोजित किया जाएगा और वीपो जो है इसमें ज्ञान भागीदार या नॉलेज पार्टनर के रूप में अटल 2.0 में काम करेगा। तो ये इस स्कीम के बारे में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सिर्फ नाम ध्यान रखना है आपको। यहाँ का शियोमी जो जिला है वहाँ पर 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यानी कि जो जल विद्युत परियोजना है, एक तो है तातो और दूसरा है हिडो। तो एक तो तातो जल विद्युत परियोजना है, दूसरी हिडो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं इसने दे रखी है, वो नहीं पढ़नी है अपने को एग्जाम के हिसाब से। फिर देखिए केरन ऑयल एंड गैस जो कंपनी है, ये जो है भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक बन गया है। ठीक है? मीथेन उत्सर्जन में प्रभावी कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध होने वाला जो है मीथेन का जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध होने वाला भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक बन गया है केरन एनर्जी, ये ध्यान रखना है। फिर वन लाइनर्स देखते हैं। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कौन-सी पशुधन गणना जो है अभी जारी की गई है? तो ये 21वीं है। फिर यहाँ देखिए अभी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ मूडीज़ ने जो है हमारी जीडीपी 7.2% रहने के अलावा 2025 में इसका रहने का जो अनुमान है वो 6.6 जो है वो इसने बताया है कितना रहेगा। फिर देखिए दूसरा स्मार्टफ़ोन बाज़ार है काउंटर पॉइंट नहीं ये नहीं। फिर देखिए यहाँ पे तुमकुरू, रायचूर, शिवमोगा और कलबुर्गी, मंगलुरु और विजयपुरा किस राज्य में है जहाँ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 सिडबी की शाखाएँ जो है वो वर्चुअली उद्घाटित की है। तो कर्नाटका में हैं ये सारे जो ज़िले हैं। फिर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 4 नारी शाखाएँ जो है वो उद्घाटित की गई है, 4 में से 1 जो है वो जयपुर में भी है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें कुछ इतनी इम्पोर्टेंट बात है नहीं, जिसको कि अपने को पढ़ना है। अच्छा एक इसके अंदर ये भूल सुधार पिछले वाली जो क्रोनोलॉजी है उसका किया गया है। तो ये तो हमने फर्स्ट वाली जो न्यूज़ है अ, हिमाचल प्रदेश तथा एशिया का स्थान ये हमने वैसे भी नहीं पढ़ी थी, इम्पोर्टेंट नहीं थी। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था। विवान कपूर जो है उसमें ट्रैप स्पर्धा में और अनंतजीत नरूका का जो है वो स्कीट प्रतिस्पर्धा मतलब उसमें क्या है नाम तो सही लिखे हैं लेकिन जो इनकी प्रतियोगिताएँ हैं वो रिवर्स कर दी हैं, तो आप उसको थोड़ा-सा चेंज कर लीजिएगा। बाकी ये वाली न्यूज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो हमने जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक ही न्यूज़ है जो आप ये जो है ट्रैक स्पर्धा और स्कीट स्पर्धा इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिएगा दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो ये इसमें भूल सुधार रही हुई है। तो अब अपने को पढ़ना है नेक्स्ट प्रादेशिक परिदृश्य, तो अभी तो देखते हैं टाइम। वैसे तो फ्रेंड्स ये भी छोटा ही है, इतना कोई बड़ा नहीं है, तो मैं सोचती हूँ इसको आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें फिर अपना लास्ट वाले ही रहेंगे खेल परिदृश्य क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उससे, तो उसको थोड़ा अच्छे से और मतलब फ्रेशली पढ़ेंगे उसको और फिर 3 जो पोर्शन हमारे बचेंगे खेल परिदृश्य, पुरस्कार वाला, अपॉइंटमेंट्स वाला और मिसलेनियस वाला, उसको हम लास्ट वाले टॉपिक्स में या लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रादेशिक परिदृश्य चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थान विधानसभा की जो 7 सीटें हैं वहाँ पर बाई इलेक्शंस हुए हैं और इसके अंदर जो है यहाँ नाम देखिए, नाम याद रखिएगा। राजेंद्र भांबू जो है बीजेपी से झुंझुनू में 7 सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं इसके अंदर बीएपी ने जो है 1 सीट जीती है। कांग्रेस जो है उसने भी इस यहाँ पर जो है
कहाँ गए? हाँ, एक-एक कांग्रेस ने यानी 2 सीटें कांग्रेस के पास में आई, बाकी की जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर जीती हैं। तो यहाँ देखिए झुंझुनू से राजेंद्र भांबू और रामगढ़ से सुखवंत सिंह और दौसा से जो है दीनदयाल बैरवा कांग्रेस के लिए, और फिर राजेंद्र गुर्जर देवली उनियारा से, खींवसर से रेवंत राम डांगा और शांता अमृतलाल मीणा ये भाजपा के लिए सलूमपुर से, और 84 से जो है अनिल कुमार कटारा और ये बीएपी के हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 84 से जीते हैं बीएपी। फिर देखिए हाँ, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान में जो ये शांता अमृतलाल मीणा जो बनी हैं सलूमपुर से, इनके महिला विधायक बनने के बाद अब महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। ठीक है? तो इसमें भाजपा की महिला विधायक 10 है, कांग्रेस की 9 है, जबकि 2 जो है वो निर्दलीय महिला विधायक हैं। तो ऐसे करके जो है 21 महिला विधायक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर 16वीं विधानसभा की वर्तमान स्थिति में जो है अब 200 सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं, बीजेपी को 119 सीटें हैं, 66 सीट जो है वो कांग्रेस की हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो बीएपी है वो उसमें 4 सीटें हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की 2 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोकदल की 1 सीट है और निर्दलीय की 8 सीटें हैं। तो ये सीटों का जो विभाजन है, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर देखिए दक्षिण पश्चिमी कमान में ज्ञान शक्ति की स्थापना की गई है। आपको पता है भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है वो जयपुर में स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ज्ञान शक्ति स्थापित किया गया है। ये रणनीतिक थिंक टैंक होगा, ठीक है? इसको रणनीतिक थिंक टैंक के नाम से जो है स्थापित किया है। इसका उद्देश्य होगा सैन्य रणनीतियों के अनुसंधान और विश्लेषण और निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है? और यहाँ पर जो है जयपुर सैन्य स्टेशन में रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता राजस्थान में अवसर विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा ज्ञान शक्ति और दक्षिण पश्चिमी कमान कहाँ पर है? जयपुर में, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के वनाधिकारियों की बैठक में चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई है। तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके जो वन खंड है, इनका जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर जो है चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? जो चीता होता है वो उसमें पहले चेक किया जाता है कि भई कहाँ तक जो है ये जो चीता है इसकी जो कम्युनिटी है कहाँ तक आवागमन करती है। उसको फिर कॉरिडोर के रूप में जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि एक तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के अंदर जो है ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी दी है। इसमें शीघ्र ही राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू की भी संभावना है। केंद्र सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनों में बसाए चीतों के संरक्षण के लिए 25 वर्ष की प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की है। ठीक है, तो इसमें देखिए राजस्थान के 13 मध्य प्रदेश के 12 और यूपी के 2 जो जिले हैं, डिविजन्स जो हैं उनको मिला कर के इसको जो है वो बनाया जाएगा। तो राजस्थान के इसमें 8 जिले आएँगे, ये ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान के कितने जिले आएँगे? तो राजस्थान के यहाँ पर 8 जिले आएँगे। 8 जिलों में कौन-कौन से हैं? तो सवाई माधोपुर है, 12 हैं, कोटा, करौली, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, ये इसमें शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो झांसी और ललितपुर वन क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। चीता पुनरुत्पादन परियोजना के तहत 17 सितंबर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, ठीक है, ये तो अपने को पता है। दक्षिण अफ्रीका से यहाँ 12 चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, ये अपने को पता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखिए। सलम्बुर घाटोल क्षेत्र जो है वहाँ पर 60 स्थानों पर 1000 टन स्वर्ण भंडार मिले हैं, ठीक है? गोल्ड फील्ड्स मिले हैं, तो इनको गोल्ड फील्ड्स के नाम ध्यान रखिएगा। इनके नाम देखिए जगपुरा भूकिया क्षेत्र, कांकरिया गारा क्षेत्र घाटोल में, डुगोचा क्षेत्र सलम्बुर में। यहाँ पर स्वर्ण भंडार मिले हैं, इनके नाम आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। अ, और इसमें तो देखिए राज्य सरकार ने जो ये है जगपुरा भूकिया जो खदान है इसकी नीलामी भी जो है गवर्नमेंट ने की है, इसकी बिडिंग हुई है। और रतलाम की जिस फर्म को इसका ठेका मिला है उसने एलओआई पाने के लिए 100 करोड़ जमा कराए हैं। देख रहे हैं आप कितनी जो है हाई बिड जो है इसकी हुई है। फिर देखिए झारखंड के बाद राजस्थान सोने का खनन करने वाला जो है वो चौथा राज्य बन जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड के बाद में सोना कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तो राजस्थान में है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, राज्य सरकार ने किया यूएनएफपीए का जो है के साथ एमओयू किया है। इससे इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ द्वारा जो है वो सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है? और ये पर्यटन पुरस्कार ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। आपसे पूछ ले मेंस के अंदर कि भई जनजातीय क्षेत्रों के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ लाई गई है, तो आपको नाम ध्यान होना चाहिए।
फिर यहाँ देखिए मुख्यमंत्री ने उक्त योजना का शुभारंभ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु महाविद्यालय में आयोजित नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम में किया था। तो गौरव दिवस का आपको नाम पता होना चाहिए, 15 नवंबर को इसको मनाया जाता है। फिर देखिए अन्य घोषणाएं क्या हैं। सीता माता अभयारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। डूंगरपुर में बरंडा और बांसवाड़ा के में बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय को बनाने की घोषणा भी की है। और यहाँ पर जो है इसका पखवाड़ा बनाया गया है। पखवाड़ा यानी कि 7 दिन का जो उसको मनाया जाता है उसको पखवाड़ा बोलते हैं। 15 से 26 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए एक जो स्कूल के जो सिलेबस है उसको समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। और इसके अध्यक्ष कौन है ये ध्यान रखना है। तो कोटा के जो वर्धमान खुला विश्वविद्यालय है, महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर हैं कैलाश सोडानी। इनको जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर देखिए आईआईटी जोधपुर में खुलेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये ध्यान रखना है, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खोला जाएगा, है तो आईआईटी जोधपुर में खोला जाएगा। इसमें कौशल एवं क्षमता निर्माण के लिए यूआई पहल जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, स्वदेशी एआई अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। और कौशल विकास, अनुसंधान क्षमताएं इसको बढ़ाना है, ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, ये सब जो है इसका उद्देश्य है। 3 सालों में 1 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करना है, ये इसका सब जो है इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट देखिए नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप राजस्थान में आयोजित की गई, सॉरी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई। राजस्थान ने इसमें 4 पदक जो है वो जीते हैं। तो इतना ही ध्यान रखना है, इतने खिलाड़ियों के नाम ध्यान नहीं रखने हैं। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आइए इस पेज पर। अब देखिए जो फॉय सागर जो अजमेर में है उसका नाम बदल करके जो है वरुण सागर कर दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल करके महर्षि दयानंद मेमोरियल रखा गया है। और जो होटल खादिम सुवेते होते थे उसका नाम होटल अजय मेरू किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सक्षम जयपुर अभियान क्या है, तो ये जो है दिव्यांग जनों को चिन्हित करके स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनाना, यूआईडीआई कार्ड जैसे बनाने अनेक कार्य जो है उसमें किए जाएंगे। तो ये जो है जो दिव्यांग जन है उनके लिए इसको बनाया गया है। फिर ऑपरेशन लाडली क्या है, तो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन लाडली चलाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा ऑपरेशन लाडली का संबंध किससे है। तो बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए स्वनिधि भी सम्मान भी, ये क्या है, इसको पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। स्वनिधि क्या था, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको सरकार की तरफ से जो है वो कुछ ऑपरेटिंग मनी दे करके स्टार्ट किया गया था। तो इसमें क्या होगा कि इस पखवाड़े को आयोजित किया जाने का उद्देश्य है पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का लाभ अधिकाधिक स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाना। ठीक है। तो ये स्वनिधि योजना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, बनफूल जनजातीय डिजाइन स्टूडियो उदयपुर स्थित माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्थापित जो है वो किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जनजाति जो ये है पारंपरिक जो जनजाति कला और नवाचार है उनको बन फूल ब्रांडिंग के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए उपयोग जो है वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बनफूल जनजातीय डिजाइन स्टूडियो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान में। फिर जयपुर की स्थापना दिवस, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जनजाति गौरव दिवस आपको पता है 15 नवंबर को मनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा इसको, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये जो अपना वीडियो है ये 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जो ये यहाँ वाला जो पेज है इसको हम नेक्स्ट वाले जो हमारा वीडियो होगा उसमें स्टार्ट करेंगे। 2 ही पेजेस हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी ही वो वीडियो आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।